हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अम्निफाई। तो देखो, आज मैं आपको ऐसे कैसे दिखाई दे रही हूँ बिना बोर्ड के, जब बात आ रही है लक्ष्मीकांत की। सो अब से मैं आपको ऐसे ही नोट्स के साथ में मिलूंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग लक्ष्मीकांत में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो कंटेंट है ना, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती जा रही है। इवन क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है, बट क्वांटिटी जो है वो मद्देनजर रखते हुए अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बनाने पड़ेंगे नोट्स। मतलब आपको नहीं, मुझे नोट्स बनाने पड़ेंगे सो दैट कि मैं आपको बहुत अच्छे से लेक्चर को डिलीवर कर पाऊं। ठीक है, अगर मैं बोर्ड पे आपको पढ़ाने लगी सो जिंदगी में लक्ष्मीकांत पूरी नहीं होगी, क्योंकि इतना बोर्ड पे नहीं लिखा जाता। मेरे पास व्हाइट बोर्ड है तो इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। फाइन। और जिन बच्चों का ये रहता था कि उनको नोट्स चाहिए लक्ष्मीकांत के, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, सबसे आपको नोट्स मिलेंगे लक्ष्मीकांत के फाइनली। राइट, अब ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, सवाल ये पैदा होता है। सो देखो, आपको अगर मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं पता कि किस नाम से है, क्या लिंक है, डू नॉट वरी। पहले तो मैं ट्राई करूंगी कि मैं खुद ही उसको पिन कर दूं कहीं पे, ठीक है, मतलब कमेंट वगैरह में, डिस्क्रिप्शन में। अगर ऐसा नहीं मिला आपको तो एक काम करना, आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेजना टेलीग्राम चैनल लिंक, ठीक है। तो मैं वहां से आपको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगी, वहां पे आपको जो ये नोट्स है वो मिल जाया करेंगे। एंड दूसरी चीज ये है कि देखो, ये चीजें मैंने पूरी तरह से लक्ष्मीकांत से ली है, फाइन। तो आपकी मर्जी है अपने लक्ष्मीकांत को साथ में ओपन अप करके बैठना इस लेक्चर के साथ साथ में, या दूसरा आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली नोट से भी पढ़ सकते हो। अगर आपको चीजें समझ में आती हैं यहाँ से बेहतर तरीके से, तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। मैं आपको पूरा जो है ना वो आई एश्योर यू पीपल कि अगर आप यहाँ से भी कर लोगे तब भी आपका लक्ष्मीकांत का कुछ नहीं छूटेगा। मैं कोशिश कर रही हूँ, बेशक धीरे धीरे करके आगे बढ़े, पर हर एक चीज को हम लोग जो है ना एक स्ट्रांग फाउंडेशन बना के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के बिगिन करते हैं अपने इस लेक्चर को। ठीक है, सोशलिस्ट वाले वर्ड के साथ में देखो, प्रियम्बल हमने देखा था कल, उसकी इंट्रोडक्शन देखी थी। सो हमने सॉवरेन क्या होता है, आप मुझे फटाफट से बताओ कौन सी तीन चीजों को ऐड करा गया था 42nd अमेंडमेंट के तहत। तो सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटेग्रिटी, ये तीन चीजों को ऐड करा गया था। ठीक है, और उसके बिना भी कुछ वहां पे वर्ड्स आपको देखने को मिले थे, सॉवरेन था, फाइन, डेमोक्रेटिक था, तो ये चीजें, रिपब्लिक, ये कुछ आपको जो वर्ड देखने को मिलेंगे, फ्रेटर्निटी। सो इन सबका एक एक करके हम लोग ना मतलब समझ रहे हैं अभी इस वीडियो में, फाइन। तो अभी हम तीन का समझेंगे। सॉवरेन का मतलब हमने ऑलरेडी लास्ट वाली क्लास में समझ लिया था। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे कितनी सारी बातें हो गई हैं, तो चलो सोशलिस्ट, ये आप लोग जाके प्लीज देख लेना, ये मैंने ऑलरेडी जो है वो आपको बता दिया है, एक्सप्लेन कर दिया है। तो सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, तो देखो 42nd अमेंडमेंट 1976 में तीन चीजों को ऐड करा गया। मतलब जब ये आपकी अमेंडमेंट आती है, ये 42nd जो बदलाव आता है आपके संविधान के अंदर 1976 में, ये तीन चीजों को ना ऐड करता है आपके प्रेम्बल के अंदर में। एक सोशलिस्ट को ऐड करता है, एक सेकुलर को ऐड करता है, एक इंटेग्रिटी को ऐड करता है। पहले ऐसे कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं था कि सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। अब देखो 42nd अमेंडमेंट से पहले बेशक ये इम्प्लिसिट था, मतलब हिडन मीनिंग दे रहा था सोशलिज्म का, लेकिन हाँ मतलब बेशक ये वहां पे मतलब ऐसे मेंशन नहीं था, बट स्टिल ये क्या कर रहा था, हिडन मीनिंग जो था वो दे रहा था सोशलिज्म का, फाइन। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो कंटेंट है आपका वो सोशलिस्ट कंटेंट था इससे पहले भी। अब तो आपने एक्सप्लिसिटली मेंशन कर दिया प्रेम्बल के अंदर कि अच्छा हम जो है वो क्या है, सोशलिस्ट है। ठीक है, क्या है, सोशलिस्ट है। लेकिन इससे पहले ऐसा भी था कि बेशक बोला नहीं गया था, बट स्टिल वो कुछ चीजें जो थी वो मीनिंग देती थी सोशलिज्म के प्रिंसिपल्स का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फॉर एग्जाम्पल आपका डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फाइन। कांग्रेस पार्टी ने भी क्या करा, एक रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करा वादी सेशन में, जो एक जगह है जहां पे ये सेशन हुआ, उनकी मीटिंग हुई, तो वहां पे जो कांग्रेस पार्टी थी आपकी, ठीक है, इसने क्या करा, ऑल्सो कांग्रेस पार्टी ने क्या करा, अडॉप्टेड रेजोल्यूशन, क्या अडॉप्ट करा, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा, मतलब एक फॉर्मल डिसीजन लिया, उन्होंने फैसला करा कि वो लोग अब क्या करने वाले हैं, वो करने वाले हैं एस्टेब्लिश सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि सबको फेयरनेस के साथ में ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट सबको मिलेगी और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिलेंगी, फाइन। तो कांग्रेस ने कहा हम एक ऐसी सोसाइटी स्टेब्लिश करेंगे जो कि क्या होगी, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को हम क्या करेंगे, स्टेब्लिश करेंगे, जहां पे सबको क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, किसी के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा जाएगा। तो इन चीजों पे जो है वो बात करी गई। अब जो आपका सोशलिज्म होता है ना, ये दो तरह का सोशलिज्म आपको देखने को मिलता है।
एक होता है कम्युनिस्टिक सोशलिज्म, राइट, और एक होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब कम्युनिस्टिक सोशलिज्म क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, तो आ जाओ। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म का मतलब होता है स्टेट सोशलिज्म। अभी भी नहीं समझ में आया तो सुनो, इसमें क्या होता है ना, द नेशनलाइजेशन ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड वायलेशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। सिंपली मान लो ये आपकी ना कोई आपकी कंट्री है, ठीक है, अब इस कंट्री के अंदर एक गवर्नमेंट होएगी, ठीक है, एक आपका प्राइवेट सेक्टर होता है। लेकिन जो कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है ये कहता है कि हर एक मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को और डिस्ट्रीब्यूशन को क्या कर दिया जाए, नेशनलाइज कर दिया जाए, और हर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया जाए, सो दैट सारा का सारा कंट्रोल सिर्फ एक के अंदर आ जाए, और वो कौन होएगी, आपकी गवर्नमेंट होएगी। यहाँ पे प्रॉफिट के हिसाब से जो है वो आपका काम नहीं चलता, यहाँ पे गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी उस हिसाब से जिस हिसाब से आपको नीड है, जिस हिसाब से आपको जरूरत है। मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका कम्युनिस्टिक सोशलिज्म होता है यहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता, यहाँ पे पूरी अथॉरिटी हर एरिया में किसकी होती है, हर एरिया में होती है आपकी गवर्नमेंट की। वही अपने सिटीजन्स के बारे में सोचती है, वही उन सबके लिए प्रोड्यूस करती है, वही उन सबको डिस्ट्रीब्यूट करती है चीजों को, ठीक है। तो ये तो है जी हमारा कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। लेकिन इंडिया में ये सिस्टम हम लोग फॉलो नहीं करते। इंडिया का खुद का ब्रांड है जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। इंडिया में कौन सा सोशलिज्म है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अब इसका मतलब क्या होता है, इंडिया जो है ना वो यकीन करती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कि देखो ये आपकी कंट्री है, ठीक है, अब इस कंट्री में गवर्नमेंट सेक्टर भी रहने वाला है, प्राइवेट सेक्टर भी रहेगा। जो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उन पे रेगुलेट करेगा, उन पे सिर्फ अधिकार होगा गवर्नमेंट का। जैसे आपका डिफेंस हो गया, अभी पुरानी बात कर रहे हैं हम 1991 से पहले की, तो बहुत सारे सेक्टर्स में गवर्नमेंट का ही हाथ था सिर्फ। लेकिन कुछ कुछ सेक्टर्स जो थे वो प्राइवेट सेक्टर के लिए भी क्या थे, ओपन अप थे। तो यहाँ पे दोनों ही मिलके क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस इकोनॉमी में। तो ये होता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ठीक है। अब इसी चीज के ऊपर जो हमारी पीएम इंदिरा गांधी जी हैं उन्होंने बोला कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग देखो हम भी जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, कि डिस्क्रिमिनेशन ना उसका ध्यान रखते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम उन सेक्टर्स को ही नेशनलाइज करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर जहाँ पे हमें जरूरत दिखती है कि अच्छा ये जो है ना सेक्टर, उसको सिर्फ सरकार ही संभाल सकती है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी प्राइवेट सेक्टर इतना लूट नहीं पाएगा, बेशक ओपन अप हो गया, क्योंकि बहुत सारी चीजें किसके पास में है, अभी भी गवर्नमेंट के पास में है। होता क्या है, चलो पहले ये समझ लो कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म होता है, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका जो मेन उद्देश्य है, इसका जो मेन एम है वो खत्म करना है पॉवर्टी को, इग्नोरेंस को, डिजीज को, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को, ठीक है, कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उस चीज का ध्यान रखा जाएगा, गरीबी को खत्म करा जाए, डिजीज को खत्म करा जाए। ये जो है वो एम है आपका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का, जहां पे दोनों ही सेक्टर्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली किसकी चलने वाली है, गवर्नमेंट की चलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो है वो लोगों के लिए सोचेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जो जहाँ प्रॉफिट दिखेगा वहीं जाएगा ना, लेकिन गवर्नमेंट तो सबके वेलफेयर के लिए जो है वो काम करेगी, ठीक है। मेन पर्पस है सोसाइटी का वेलफेयर। तो ये तभी पॉसिबल हो पा रहा था जब यहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में मैक्सिमम चीजें आपको देखने को मिलती थी। तो जो इंडियन सोशलिज्म है वो आपका ब्लेंड है ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, लेकिन ये किसकी तरफ ज्यादा झुकाव कर रहा है, वो कर रहा है गांधीयन सोशलिज्म की तरफ। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारी चीजें अभी भी हैं, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर के मुकाबले गवर्नमेंट के पास में अभी भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, गवर्नमेंट का अभी भी कहीं ना कहीं बहुत हद तक कंट्रोल है। अभी भी प्राइवेट सेक्टर को गवर्नमेंट से पूछना पड़ रहा है कि मैं इस सेक्टर को ओपन अप कर लूं, इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर दूं, उसको पहले वहां से गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ रहा है, और ये बड़ी लंबी प्रोसेस होती थी। फाइन, गवर्नमेंट बड़े यहाँ पे लिमिटेशन लगाती थी, सो दैट ये प्राइवेट सेक्टर आके जो लोग हैं उनका क्या ना, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए, ठीक है, चीजें महंगी कर देगा, वो कर देगा। और दूसरा मतलब क्या था उनको, कि उनको फ्रीडम नहीं थी कि आप आके कुछ भी ओपन अप कर लो, ठीक है, ज्यादा चीजें प्राइवेट सेक्टर के पास में नहीं थी। और इंडिया की इकोनॉमी के अंदर अंदर ही जो था वो सब कुछ होता था, बाहर इकोनॉमी जो थी वो ओपन अप नहीं थी कि आप बाहर की एक कंट्री से भी जाके जो है वो सेल एंड परचेज जाके करो, तो ऐसा नहीं था। तो जब तक ऐसा नहीं था, सब कुछ जो थी वो गवर्नमेंट के पास में मैक्सिमम अथॉरिटी जब तक आपकी रह रही थी, तब तक जो था वो सोशलिज्म
बड़ा आपको एक स्ट्रेंथ में देखने को मिल रहा था। लेकिन होता क्या है, जैसे ही आपकी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है 1991 की, अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ये फ्रीडम दे देती है कि प्राइवेट सेक्टर को कि ठीक है, अब आपको इतने सारे लाइसेंस नहीं लेने पड़ेंगे, बस कुछ कुछ ही सेक्टर हैं गिने चुने जहां पे आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जहां पे गवर्नमेंट जो है वो काम कर सकती है, ठीक है, इनको फ्रीडम मिल गई और बहुत सारे सेक्टर्स को इनके लिए ओपन अप कर दिया गया। और दूसरी कंट्रीज के साथ में भी क्या कर दिया गया, इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया गया कि आप लोग वहां से जाके भी क्या कर सकते हो, सामान को बेच सकते हो और खरीद सकते हो। अगर मैं प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, देखो यहाँ पे बता देती हूँ कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने क्या करा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने डाइल्यूट कर दिया, डाइल्यूट मतलब वीक कर दिया सोशलिज्म के क्रेडेंशियल्स को, मतलब जो इसके एस्पेक्ट्स थे, इंडिया स्टेट का जो सोशलिज्म था, जो उसके एस्पेक्ट्स थे, उसको वीक कर दिया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने। अब ये मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लो ये एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में रूल है कि हर किसी को क्या करनी है, यूनिफॉर्म पहननी है, क्या करनी है, यूनिफॉर्म पहननी है। जहां पे अभी भी मान लो जो है ना वो स्कूल का जो है वो मेन कंट्रोल है, जहां पे मान लो गवर्नमेंट का जो है वो मेन कंट्रोल है, यहाँ पे मेन पिक्चर में सब कुछ रेगुलेट कौन कर रही है, गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है, फाइन। और गवर्नमेंट ही जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है स्टेट की वेलफेयर के लिए। अब कल को रूल आ जाए, रूल ये आ जाए कि जिसका मन करे, ठीक है, कि जिसका मन करे वो यूनिफॉर्म पहने, जिसका ना करे वो ना पहने, तो यहाँ पे उनको क्या मिल गई है, यहाँ पे उनको मिल गई फ्रीडम, ठीक है, यहाँ पे मिल गई फ्रीडम। जब गवर्नमेंट कह रही थी कि सबको यूनिफॉर्म पहननी है, तो यहाँ पे ये मतलब था कि आपकी जो भी कास्ट है, आपका जो भी जेंडर है, आपका कुछ भी जो भी है, आप सब ना इक्वल शो होगे। अगर आप सब लोग यूनिफॉर्म पहनोगे तो पूरे स्कूल में हर कोई इंसान जो है वो इक्वल दिखाई देगा, ठीक है, सबको यहाँ पे इक्वालिटी जो है वो दिखेगी। लेकिन अब रूल आ गया कि आपका जिसका मन चाहे वो यूनिफॉर्म पहन ले, जिसका ना चाहे वो ना पहने, तो फ्रीडम मिल गई, मतलब उनको मिल गई यहाँ पे लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। अब मान लो, अब उन्होंने एक और चीज बोल दी स्कूल ने कि आप क्या कर सकते हो, आप जाके प्राइवेट सेक्टर को अपनी यूनिफॉर्म जो है वो बेच सकते हो, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका प्राइवेटाइजेशन। और दूसरा ग्लोबलाइजेशन, अब ये भी बोला कि आप और कंट्रीज को जाके भी क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जिस इकोनॉमी पे कभी सिर्फ गवर्नमेंट का ही अथॉरिटी देखने को मिलती थी, गवर्नमेंट का ही मैक्सिमम जो था वो कंट्रोल देखने को मिलता था, अब वो वीक पड़ गया। क्यों वीक पड़ गया, क्योंकि अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को ला दिया। सो इसने क्या कर दिया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ने जो हमारे इंडियन स्टेट के क्रेडेंशियल्स थे, सोशलिज्म के एस्पेक्ट्स थे, उनको डाइल्यूट कर दिया, मतलब उनको कमजोर कर दिया, ठीक है। तो आई होप अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अगला फीचर पढ़ते हैं सेकुलर। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सेकुलर। अब सेकुलर वर्ड को भी ऐड करा गया, देखो 3 वर्ड ऐड हुए थे, मैंने अभी बताया 42 जब अमेंडमेंट हुई थी तो तीन चीजों को ऐड करा गया था प्रेम्बल के अंदर में। एक आपका सोशलिस्ट ऐड करा गया था, एक आपका सेकुलर ऐड करा गया था, और एक आपका इंटीग्रिटी जो था वो ऐड करा गया था, ठीक है। अब सेकुलर का मतलब क्या होता है, तो ये वर्ड करा गया एट 42 अमेंडमेंट के जरिए, फाइन। लेकिन 1974 में सुप्रीम कोर्ट बोल देते हैं, देखो 1976 में जो था ये इंसर्ट करा गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में एक्सप्लिसिटली, फाइन। लेकिन 1974 में सुप्रीम कोर्ट पहले ही बोल देते हैं कि इंडिया जो है वो क्या है, एक सेकुलर स्टेट है, बेशक वो एक्सप्रेस नहीं करेगी, मतलब मैं बता दूं सिंपली, देखो ऐसे आ जाओ, रुको कहाँ गया शीट, ओके। सो देखो सुप्रीम कोर्ट ये कहते हैं कि जो मेरी इंडिया है ना, ठीक है, इंडिया के लिए क्या बना था, कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को जिन्होंने बनाया था उनको बोलते हैं मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फाइन। तो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि बेशक उन्होंने कहीं पे मेंशन नहीं करा, इससे पहले 42 अमेंडमेंट से पहले बेशक कहीं पे ये वर्ड नहीं था सेकुलर स्टेट, फाइन, लेकिन तब भी कोई शक वाली ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि बेशक ये मतलब सामने से लिखा नहीं हुआ था वर्ड कि ये हमारी जो स्टेट है वो सेकुलर है, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है कि जो हमारे संविधान को बनाने वाले मेकर्स हैं वो चाहते थे कि हमारे जो स्टेट है वो सेकुलर रहे। अब यहाँ पे आपको ना सेकुलर का मतलब समझना होगा। तो सेकुलर स्टेट कौन सी स्टेट होती है, वो स्टेट होती है, वो कंट्री होती है जिसका खुद का कोई भी रिलीजन नहीं होता,
जिसका खुद का कोई भी धर्म नहीं होता और ना ही वो किसी धर्म को फेवर करती है, ठीक है, और ना ही किसी धर्म की वो निंदा करती है। उसको धर्म से कोई मतलब नहीं है, वो हर एक धर्म को इक्वल जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब अब सेकुलर स्टेट क्या हो गई, सेकुलर स्टेट वो हो गई, सेकुलर कंट्री वो हो गई जहां पे कंट्री का खुद का कोई भी अपना ऑफिशियल रिलीजन आपको देखने को नहीं मिलेगा। फाइन, तो ये कैसे वो लोग हमें बताते हैं, बेशक उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करा कि इंडिया जो है वो सेकुलर स्टेट है, लेकिन उन्होंने जब हमें आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28 दे दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके, जो कि गारंटी करता है फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि आपको पूरी फ्रीडम है, आपका जो मन आए आप अपने धर्म को फॉलो करो, जो मन आए आपको जैसे अपने धर्म को फॉलो करना है फॉलो करो, स्टेट आपको कुछ नहीं बोलेगा। ना तो स्टेट हिंदू है, मतलब जो आपकी गवर्नमेंट है स्टेट की वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है ना कुछ, उसका अपना खुद का कोई धर्म नहीं है, तो हर एक धर्म को इक्वली जो है वो ट्रीटमेंट देने वाली है। तो जब उन लोगों ने आर्टिकल 25-28 को ऐड कर दिया तो यहाँ से हमें एक आइडिया मिल गया छिपा हुआ कि यस, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया को कौन सी स्टेट बनाना चाहते हैं, सेकुलर स्टेट बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ऐसा ना होता, अगर ये आर्टिकल्स इंसर्टेड ना होते कॉन्स्टिट्यूशन में, तब तो कोई भी उठा के बोल देता ना कि यार इंडिया तो एक हिंदू स्टेट है, या इंडिया एक क्रिश्चियन स्टेट है, या सिख स्टेट है, या मुस्लिम स्टेट है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो इंडिया कैसी स्टेट है, सेकुलर स्टेट है जिसका कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं है, और इंडिया में आपका पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को फॉलो करा जाता है, जिसका मतलब होता है कि ऑल रिलीजन इन आवर कंट्री इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ, चाहे उस रिलीजन में इंडिया में 100 लोग हैं, चाहे मान लो कि 10 लाख लोग हैं, फर्क नहीं पड़ता कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है रिलीजन की, ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रेंथ हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट, उनको जो है वो क्या मिलेगी, सेम स्टेटस मिलेगा और सेम सपोर्ट मिलेगी स्टेट से, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे आप जैनिज्म को फॉलो करते हो, बुद्धिज्म को फॉलो करते हो, जिस भी धर्म को फॉलो करते हो, ये मायने नहीं रखता कि उस धर्म में कितने लोग हैं, उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो भी हो, बट जो आपकी स्टेट है वो सबको सेम स्टेटस देगी और सबको जो है वो अपनी तरफ से सेम सपोर्ट क्या करने वाली है, प्रोवाइड करने वाली है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म, मतलब वो एक ही धर्म के ऊपर जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करने वाले कि हमारा झुकाव तो जी इस धर्म के टुवर्ड्स ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। फाइन, अब अगला देखते हैं डेमोक्रेटिक, ठीक है। अब डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, तो जो इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी है, ठीक है, वो बेस्ड है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी के ऊपर। अब इसका मतलब क्या होता है, अब इसका मतलब होता है कि जो आपकी पावर है ना, जो आपकी डेमोक्रेसी है, उसमें जो असली पावर का सोर्स है वो कौन है, वो है लोग। पोजेशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, कि असल अथॉरिटी कौन है, असल जो पावर का सोर्स है वो कौन है, वो है आपके पीपल। तो जो इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटी है वो किसके ऊपर बेस्ड है, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी, जिसका मतलब है कि जो असली सोर्स है, जो असली अथॉरिटी है पावर का, वो कौन है, वो पीपल है, वही पोजेस करते हैं सुप्रीम पावर। फाइन, ये लोग तो इलेक्ट करते हैं ना आगे जाके। फाइन, अब डेमोक्रेसी ना 2 तरह की होती है, एक होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होती है आपकी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड। जो लोग होते हैं ना, देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि सुप्रीम पावर किसके पास होती है, सुप्रीम पावर जो होती है वो होती है आपके लोगों के पास में, ठीक है, जो आपके सिटीजन है उनके पास में। तो दोनों में पावर किसके पास है, लोगों के पास है। लेकिन अगर डायरेक्ट लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गए, लोग ही खुद अपने देश के लिए फैसले करने लग गए, तब वो होती है आपकी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, जब लोग एक्सरसाइज करें अपनी सुप्रीम पावर का डायरेक्टली, जैसे हमारा स्विट्जरलैंड में होता है। तो 4 तरह से वो लोग करते हैं, 4 डिवाइसेस होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, वो आपको पता होने चाहिए। एक होता है रेफरेंडम, क्या होता है रेफरेंडम, इसका मतलब क्या होता है, ये एक प्रोसीजर होता है whereby a proposed legislation is referred to the electorate for settlement by their direct vote। यहाँ पे जो लेजिस्लेशन आपने प्रपोज करी है, ठीक है, जो रूल वगैरह आपने जो करा है, वो आप क्या करते हो, जो आपके इलेक्टोरेट है, ठीक है, जिनके मतलब जो आपके वोट देने वाले एलिजिबल लोग हैं, आप उनको दे देते हो कि आप ही अपने डायरेक्ट वोट देके इसको क्या कर दो, सेटल कर दो, ठीक है, कि ऐसा होना चाहिए या फिर ऐसा
नहीं होना चाहिए। तो क्या करा जाएगा कि जो आपने लेजिस्लेशन लाई, जो आपने लेजिस्लेशन प्रपोज करी, आप उसको सीधा इलेक्टोरेट्स के पास भेज दोगे। इलेक्टोरेट का मतलब एलिजिबल वोटर्स, ठीक है, फॉर सेटलमेंट बाय द डायरेक्ट वोट, ताकि वो उस चीज को सेटल कर पाए अपनी डायरेक्ट वोट को देके। इनिशिएटिव का मतलब क्या है? इट इज अ मेथड बाय मीन्स ऑफ विच द पीपल कैन प्रपोज अ बिल। अब देखो यहाँ पे तो लोग, हमारी जो इंडिया है वहां पे क्या लोग प्रपोज करते हैं बिल? नहीं करते हैं। लोकसभा में बताओ कौन करता है? ये आपका होमवर्क है, ठीक है, वहां पे तो लोग नहीं करते प्रपोज बिल। लेकिन इनिशिएटिव जो डिवाइस है, इसके तहत क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बिल को प्रपोज करते हैं टू द लेजिस्लेचर फॉर द इनेक्टमेंट, कि इसको क्या करा जाए, इसको बनाया जाए, इसको इनाक्ट करा जाए, ठीक है। तीसरा मेथड होता है, तीसरा डिवाइस होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, कि लोग अपना डायरेक्ट जो है वो एक्सरसाइज करते हैं पावर को, वो होता है आपका रिकॉल। क्या होता है? रिकॉल। अब इसमें क्या होता है? इट इज अ मेथड by means of which the voters can remove a representative or an officer before the expiry of his term when he fails to discharge his duties properly। अब देखो एक ऐसा तरीका होता है कि जो वोटर्स होते हैं वो किसी को भी, किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को या किसी भी ऑफिसर्स को, देखो मान लो अभी किसी कोई ऑफिसर है, उसका अभी टाइम पीरियड खत्म होने में ना ऑफिस के 2 साल बचे हैं, ठीक है, मतलब 3 साल उसने भी सर्व कर दिया उस पोस्ट पे, अभी 2 साल और बचे हैं कि 2 साल वो और काम करेगा, उसके बाद दोबारा इस पोस्ट के लिए जो है वो वोट इलेक्शन होंगे, वोट चलेंगे। लेकिन रिकॉल का इस्तेमाल करते हुए लोगों के पास ये पावर है कि उनका जब मन चाहे बिफोर द एक्सपायरी डेट वो किसी भी रिप्रेजेंटेटिव को, किसी भी ऑफिसर को जो है अपनी जगह से रिमूव कर सकते हैं, अगर वो पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर अपनी ड्यूटीज को पूरा करने में फेल हो जाए, ठीक है। तो देखो डेमोक्रेसी हो रही है, डेमोक्रेसी का मतलब साफ है कि जहां पे अल्टीमेट पावर आपको कहां पे देखने को मिलती है? लोगों के हाथों में देखने को मिलती है। तो खुद से ही अगर लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग गए तो वो डायरेक्ट के तहत में आता है, ठीक है। प्लेबिसाइट का मतलब क्या होता है? एक मेथड होता है ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की जो राय है वो लेने का तरीका होता है किसी भी इश्यू पे। इस चीज का ध्यान रखना, कहीं एक्सट्रीम वर्ड सोच के, इसको पॉलिटी में ना जरा ट्रिक्स वगैरह मत ही लगाना, पॉलिटी को जरा समझ के जाना अच्छे से। तो एनी एक्सट्रीम वर्ड सोच के यहाँ पे काटा मत मार देना, इसलिए मैंने यहाँ पे सर्कल करा है, पर्पसफुली मैंने यहाँ पे जो है वो सर्कल करा है, ठीक है। तो ये मेथड होता है ऑब्टेन करने का ओपिनियन लोगों से किसी भी इश्यू पे ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जो भी पब्लिक इंपॉर्टेंस का, ठीक है, लोगों के हित का, जो इंपॉर्टेंस का जो टॉपिक है, इशू है, मुद्दा है, उस पे लोगों की राय लेने का ये तरीका होता है। इट इज जनरली यूज्ड टू सॉल्व द टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जो टेरिटरी के अंदर डिस्प्यूट्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए खास करके इस मेथड का क्या किया जाता है? इस्तेमाल करा जाता है। फाइन, अब जरा आपको समझ में आ गया कि डायरेक्ट जो है आपकी डेमोक्रेसी है वो क्या होती है। अब देखते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। अब हमारे इंडिया में क्या होता है, हम लोग हैं, ठीक है, बहुत सारी हमारी जनता है, हमारी जनता अपने बिहाफ से अपने अपने जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चुन लेती है। अब ये चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे? लोगों के बिहाफ पे क्या करेंगे? फैसले लेंगे, डिसीजन लेंगे, लॉज बनाएंगे, ठीक है, लॉज वगैरह इनाक्ट करेंगे, सब करेंगे, प्रपोज करेंगे बिल्स को। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी आपको इंडिया में देखने को मिलती है, डायरेक्ट देखने को मिलती है आपको स्विट्जरलैंड के अंदर। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, जो लोगों ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने हैं वो लोगों के बिहाफ पे। देखो द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय पीपल इज द सुप्रीम पावर। पावर तो बेशक लोगों के हाथ में है, ठीक है, लोगों के हाथ में पावर है, सुप्रीम पावर डेमोक्रेसी में लोगों के हाथ में है। बट इन्होंने अपनी पावर को किसको दे दिया? किसको ट्रांसफर कर दिया? यहाँ पे जब इन्होंने अपने अपने जो है वो रिप्रेजेंटेटिव चुन दिए, तब इन्होंने अपनी पावर को इनको दे दिया। अब इनको बोला जी हम 1000 लोगों ने, 100 लोगों ने मिलकर आपको चुने, तो हम सबके बिहाफ पे आप फैसला करो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में क्या होना चाहिए या फिर क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल के द्वारा चुने गए लोग होते हैं, ठीक है, द रिप्रेजेंटेटिव पीपल से द सुप्रीम पावर, वही क्या करते हैं? अपनी सुप्रीम पावर, मतलब सुप्रीम पावर को वो एक्सरसाइज करते हैं एंड डज कैरी ऑन द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड मेक्स द लॉ, और वही क्या बनाते हैं? लॉज बनाते हैं। देखो आप लोग इलेक्ट करके भेजते हो कुछ लोगों को, लोकसभा में चुनते हो, ठीक है, तो उन्हीं इलेक्टेड लोगों में से कुछ हमारी गवर्नमेंट बनती है, और वही गवर्नमेंट, ठीक है, हमारे बिहाफ पे फैसले लेती है हमारे लिए कि हमारे लिए ये बेहतर है, हमारे लिए वो बेहतर है। सो दिस इज द इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो अपना अपना रिप्रेजेंटेटिव क्या कर देते हैं? खड़ा कर देते हैं। फाइन, तो
रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी आपको आगे जाके दो तरह की देखने को मिलती है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, ठीक है, जो आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, ठीक है, एक प्रेसिडेंशियल है जो आपको अमेरिका में देखने को मिलेगी। फाइन, दोनों में इलेक्शन होते हैं लेकिन फर्क होता है, वो मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। अब देखो आगे, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बात करता है रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की। अब इसमें क्या होता है, जो आपकी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, इसमें क्या होगा कि जो आपका एग्जीक्यूटिव है, ठीक है, देखो एक होता है आपका लेजिस्लेटिव, ठीक है, ये क्या करता है, ये लॉज को बनाता है। फाइन, एग्जीक्यूटिव क्या होता है, उन लॉज को इंप्लीमेंट कराता है। आपने मान लो 100 लोगों को चुना, इलेक्ट करा, ठीक है, तो ये सारे आपके लिए लॉज बनाएंगे। जब ये आपके लिए लॉज बनाएंगे तब तो ये काम कर रहे हैं लेजिस्लेचर वाला, ठीक है, तब तो आते हैं ये लेजिस्लेटिव विंग के तहत। लेकिन इसमें से मान लो 30 लोग चुने गए जिनकी सरकार बनी, जिनको बनाया गया एग्जीक्यूटिव, जो इन बनाए हुए लॉज को क्या करवाएंगे, इंप्लीमेंट करवाएंगे, ठीक है। तो जब ये लॉज को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं तब ये बन गए आपके एग्जीक्यूटिव। तो अभी भी जब ये वहां जाके बैठेंगे, जब ये कानून बनाने के लिए बैठेंगे तब ये लेजिस्लेटिव का पार्ट है, लेकिन जब उनको इंप्लीमेंट करेंगे तब ये क्या है, 30 लोग एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। लेकिन जो आपका ये एग्जीक्यूटिव बने हैं ना, 100 में से जो 30 लोग बने हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनको जवाब देना पड़ता है लेजिस्लेटिव को कि अगर ये काम हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो ये आंसरेबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या होती है, जहां पे आपके एग्जीक्यूटिव क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर को अपनी हर एक पॉलिसीज एंड एक्शंस के लिए। फाइन, दूसरा, यहाँ पे आपको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज देखने को मिलती है। मतलब जैसे ही आप 18 साल के हो जाते हो, ठीक है, आप अडल्ट हो गए, अडल्ट मतलब आप 18 साल के हो गए तो अडल्ट माना जाएगा। फ्रेंचाइज मतलब आपको राइट टू वोट मिल जाएगा। यूनिवर्सल का मतलब बेशक आपकी कोई भी कास्ट है, आपकी कोई भी रेस है, ठीक है, आपका कोई भी जेंडर है, आपको वोटिंग का राइट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है, डेमोक्रेटिक के करेक्टर है इंडियन पॉलिटी के। पीरियडिक इलेक्शन होंगे, जैसे हर 5 साल के बाद होता ही होता है। रूल ऑफ लॉ मतलब सब पे जो है वो कानून लगेगा, बेशक आप गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की क्यों ना हो, सब पे जो है वो रूल ऑफ जो लॉ है वो लागू होगा। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ओह सॉरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आपको देखने को मिलेगी। मतलब जो आपकी जो जुडिशरी है, ठीक है, दिख रहा है आपको, फाइन, कि जो आपकी जुडिशरी है ना, वो बिना किसी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस के क्या कर सकती है, अपने फैसले जो है, अपने जो निर्णय है वो ले सकती है। फाइन, तो आपको जुडिशरी की क्या देखने को मिलेगी, इंडिपेंडेंस आपको जुडिशरी की देखने को मिलेगी कि जुडिशरी किसी भी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से क्या है, मुक्त है, फ्री है, वो अपने हिसाब से जो है वो फैसले ले सकती है। ओके, अब देखो एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। कुछ ग्राउंड पे आप लोग बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल रेस के बेसिस पे आप लोग किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, जेंडर के उसमें, ठीक है, रिलीजन को लेके आप क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब देखो जो डेमोक्रेटिक वर्ड का जो इस्तेमाल करा गया है प्रेम्बल के अंदर में, इसका इस्तेमाल ब्रॉडर सेंस में करा गया है। मतलब आपके पास सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं है, आपके पास सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी आपको दी जाती है। इसका मतलब ये है जो इस वर्ड को हमने प्रेम्बल में इस्तेमाल करा। मतलब अगर मैं आपको समझाऊं, सिंपली मैं आपको समझाऊं कि मान लो कोई क्लब है, ठीक है, तो क्लब के अंदर हर किसी को राइट मिलेगा वोट करने का कि आप क्लब के लीडर को चुनो। तो जब हर किसी को यहाँ पे राइट मिल गया कि आप अपने लीडर को चुनो, देखो कोई क्लब है, ये कोई क्लब बना रहे हो आप लोग, ठीक है, अब क्लब में मान लो 100 लोग हैं, फाइन, तो इन 100 के 100 लोगों को राइट मिल गया, राइट टू वोट, कि आप कि कोई भी कास्ट है, कोई भी धर्म है, कुछ भी है, आप जो है ना राइट टू वोट जो है, मतलब आप वोटिंग कर सकते हो और एक लीडर को चुन सकते हो। तो यहाँ पे तो हो रही है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, यहाँ पे क्या दिख रही है आपकी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है। अब सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, जब सबका यहाँ पे इक्वल ट्रीटमेंट होगा, यहाँ पे सबका क्या होगा, इक्वल ट्रीटमेंट करा जाएगा, तब है वो आपकी सोशल डेमोक्रेसी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, सोशल डेमोक्रेसी है। अब जब हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी जाएगी, मतलब कि हर किसी के पास राइट है कि वो जाके जितने भी इस क्लब के रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल हर कोई इंसान कर सकता है, ठीक है। तो जब उनको वेल्थ में मतलब अपॉर्चुनिटीज में क्या मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी, तब उसको हम लोग मानेंगे कि ये हमारी क्या है, दिस इज द इकोनॉमिक
डेमोक्रेसी। ठीक है, सोशल का मतलब यहाँ पे क्या आ जाता है, सोशल का मतलब सिंपली आप समझ सकते हो कि सबको जो है वो फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, भाईचारे के साथ में सबका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई एक दूसरे को बोल रहा है कि तू कुछ और है, रिलीजन और है कि और ऐसा नहीं है। मतलब आपस में वो लोग एक दूसरे को कुछ गलत नहीं बोलेंगे, क्लब वाले लोग। ठीक है, तो यहाँ पे दिखेगी आपकी सोशल डेमोक्रेसी कि उनको बोलने का हक भी दिया जा रहा है, सबको राइट मिल रहा है कि वो अपनी अपने इश्यूज को सबके सामने रख पाए। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट करा जा रहा है, सबके बीच में भाईचारे वाली फीलिंग है, तभी आपका बन जाता है सोशल डेमोक्रेसी। तो जो डेमोक्रेटिक वर्ड का इस्तेमाल करा गया है वो तीनों बात करता है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी मिले जहाँ पे राइट टू वोट मिले, सोशल भी मिले जहाँ पे आपको लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रेटर्निटी मिले। ठीक है, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जहाँ पे हर एक रिसोर्स को हर कोई इंसान क्या कर पाए, इक्वली एक्सेस कर पाए। ओके, आगे आ जाओ। इसी चीज पे, इसी डायमेंशन पे स्ट्रेस डालते हुए जो इस चीज की बात करी गई है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी भी होनी चाहिए, सोशल भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक भी होनी चाहिए, जो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, जब ये अपनी एक आखिरी फाइनल स्पीच दे रहे थे तब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, तब इन्होंने बोली एक बात, 25 नवंबर 1949 को इन्होंने एक बात बोली, इन्होंने स्ट्रेस करा कि जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है ना, कैन नॉट लास्ट अंटिल देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। मतलब कि आप राइट टू वोट तो दे रहे हो, लेकिन इस राइट टू वोट का कोई फायदा नहीं है। आपने राइट टू वोट देकर लीडर चुन लिया, पर इसका कोई फायदा नहीं है अगर इनके पास सोशल डेमोक्रेसी नहीं है, अगर इनके पास क्वेश्चन, सबके पास क्वेश्चन पूछने का अधिकार नहीं है। ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट नहीं करा जा रहा, या फिर आपस में जो है वो लोग लड़ रहे हैं, आपस में भाईचारे वाली फीलिंग नहीं है। तो अगर आप चाहते हो कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हो तो सोशल डेमोक्रेसी का होना भी साथ में बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अंटिल देयर लाइज द बेस ऑफ इट्स सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का सिंपल मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो इसका मतलब है अ वे ऑफ लाइफ विच रिकॉग्नाइज लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मतलब आपको बोलने का अधिकार मिल रहा है, ठीक है, आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपको फ्रेटर्निटी। अब मैं इसका एग्जांपल अगर आपको समझाऊं, मान लो कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे मान लो आपको स्पोर्ट्स जो है ना वो तय कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पास पहले लिबर्टी है, फ्रीडम है आपके पास कि आपका जो भी मन आए ना आप वो वाले स्पोर्ट्स को चुन सकते हो। ठीक है, जहां फिर आप बोलोगे कि हमारी टीम का जो लीडर है ना ये होगा, ये आपके पास फ्रीडम है, आपने अपनी बात को रख दिया। अब इक्वालिटी क्या है कि आपको भी उस गेम को प्ले करने का जो है ना वो इक्वल चांस मिलेगा। चलो ऐसे मान लो, नहीं तो कि लिबर्टी यहाँ पे सेंस में मान लो कि आपने चुन लिया बास्केटबॉल को, ठीक है, या किसी भी गेम को आपने चुन लिया। अब आपको इक्वल ट्रीटमेंट कैसे मिलेगी, आपकी कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको भी गेम खेलने का इक्वल राइट मिलेगा और आपस में लोग आपको सपोर्ट करेंगे, इनकरेज करेंगे, सब करेंगे, कोई आपको नीचे नहीं गिराएगा ये बोल के कि भाई आप तो किसी और कास्ट के हो, कोई और रिलीजन के हो, कोई और आपका जेंडर है। ठीक है, तो लिबर्टी मतलब फ्रीडम, इक्वालिटी मतलब इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, मतलब भाईचारा। ठीक है, कि आपको सब लोग क्या कर रहे हैं, इनकरेज कर रहे हैं। अब ये तीनों चीजें देखो, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तो ये तीनों जो ट्राइनिटी है इनको आप ये मान के मत चलो कि लिबर्टी अलग है इक्वालिटी से, इक्वालिटी जो है वो बिना फ्रेटर्निटी हो जाएगी या फिर लिबर्टी जो है वो बिना इक्वालिटी हो जाएगी। नो, ये तीनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते। जो ये ट्राइनिटी है, ठीक है, इसमें जो आइटम्स हैं इनको अलग अलग मत समझो, इनको एक ही जैसा समझो। ठीक है, ये एक यूनियन फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं, यूनियन फॉर्म करते हैं। दे फॉर्म अ यूनियन ऑफ ट्राइनिटी इन द सेंस that to divorce one from the other is to defeat the very purpose of democracy। अब मैं इसको समझाऊं कैसे। अब ये मेरा पेन है, देखो, अब इसकी जो मैं रिफिल निकाल दूं, ठीक है, रिफिल एक मान लो और एक इसकी आगे की निब है ये वाली छोटी सी, और एक ये है। अब ये तीनों को अगर मैं अलग अलग अगर मैं अपनी रिफिल को बिना निब के इस्तेमाल करूंगी तो उस रिफिल का कोई फायदा नहीं है। ओके, अगर मैं रिफिल भी लगा लूं और ये वाला भी लगा लूं, ठीक है, तीसरा हिस्सा मेरे पास नहीं है, तब भी ये पेन नहीं चलेगा। या फिर रिफिल है या फिर निब है, तब भी ये मेरा पूरा पेन नहीं कहलवाएगा। ठीक है, इसके बिना वर्क ही नहीं करेगा जब लॉक ही नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो ट्राइनिटी है इसमें आइटम्स को अलग अलग मत लो आप, ठीक है, इन तीनों के यूनियन लो। कि अगर आपने एक को भी अलग कर दिया एक दूसरे से, ठीक है, मान लो दो रख लिया आपने, फ्रेटर्निटी रख ली,
ये है ना, आपने ये दो रख लिए, इसको नहीं रखा, तब भी इसका जो सेंस है वो असली सेंस जिसका पर्पस है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करनी पड़ेगी, तीनों के यूनियन को जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा, तीनों ही क्या है साथ में इंपॉर्टेंट है। विदाउट इक्वालिटी, अगर आप इक्वल ट्रीटमेंट ही नहीं दे रहे हो, लिबर्टी है, वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ द फ्यू ओवर द मैनी, ठीक है। मतलब ये बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ये आप इक्वालिटी नहीं दे रहे हो, आप इक्वल ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप हर किसी को जो है वो हक नहीं दे रहे हो। तो लिबर्टी अगर, तो फिर तो लिबर्टी कुछ लोगों के पास ही आ गई ना, ठीक है। देखो मान लो, इसे देखो, मान लो ये एक ना एरिया है, ठीक है। अब इसमें मान लो कि 100 जो है वो पुअर लोग रहते हैं, ठीक है, और जो 5 है वो आपके रिच लोग रहते हैं। तो इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि जो गरीब है ना वो अपनी बात नहीं रख सकता, तो यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है, ठीक है। कि अब जो राइट है ना वो हम सिर्फ लिबर्टी दे रहे हैं उन लोगों को, वही लोग जो है वो अपनी बात रख सकते हैं जिनके पास में 5 करोड़ से ज्यादा की इनकम है। मान लो सिर्फ 5 लोगों के पास में है, 100 के पास नहीं है, तो इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे। तो विदाउट इक्वालिटी क्या होगा, जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम मिली है उनको, वो सिर्फ कुछ के पास ही रह जाएगी, वो सुप्रीमेसी प्रोड्यूस कर देगी फ्यू लोगों की ओवर दी मैनी। आई होप मैं आपको ये पर्टिकुलर एग्जांपल से समझा पाई हूँ, ठीक है। अगर आप सबको यहाँ पे राइट दे देते कि भाई कुछ भी हो आप सब अपनी बात रख सकते हो, आप सबके पास फ्रीडम है, तो अलग चीज थी, ठीक है। लेकिन अगर आप इक्वालिटी दे दो, आप बोलो कि चाहे आप पुअर हो चाहे आप रिच हो, आप सबके पास राइट है, ठीक है, अपनी अपनी बात रखने का, तो क्या होगा, वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। लेकिन आप किसी को लिबर्टी नहीं दे रहे कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दी जा रही है, बट आप किसी को लिबर्टी नहीं दे रहे, मतलब फ्रीडम नहीं दे रहे हो। आप अपनी मर्जी से मान लो कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट, सबको सब कुछ आपने इक्वली बांट दिया, ठीक है। लिबर्टी नहीं है, फ्रीडम नहीं है खुद से कुछ चुनने की, तो इंसान मोटिवेट ही नहीं हो पाएगा कोई एक्शन लेने के लिए, ठीक है। समझ में आया? देखो एग्जाम्पल समझो कि मान लो कि 2 स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, 2 स्पोर्ट्स हैं, आपने इक्वली ट्रीट कर दिया, आपने अपने हिसाब से लोग इसमें भी बांट दिए इसमें भी बांट दिए, पर आपने लिबर्टी नहीं दी, आपने इक्वली ट्रीट करा कि इसमें भी 50 लोग रख दिए, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, इसमें भी 25 लोग पुअर रखे और इसमें भी 25 रिच रखे, सेम इसमें करा। ये आपने इक्वली जो है वो सब कुछ उनको इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पे दे दिया, फेयरली उनके साथ में आप पेश आ रहे हो यहाँ पे। लेकिन आपने किसी को ये अधिकार नहीं दिया कि आप कौन से स्पोर्ट चुनो। मान लो इस पर्सन का इंटरेस्ट इसमें है, ठीक है, और इसका इसमें है, तो जो इसमें है ना वो एक्शन लेने के लिए मोटिवेट ही नहीं होगा, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास लिबर्टी नहीं है, ठीक है। सो और सेम कॉन्टेक्स्ट में जो आपके सुप्रीम कोर्ट है वो बोलते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इनविजन्स, मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो एम करता है टू एस्टेब्लिश एन एग्लिटेरियन सोशल ऑर्डर, जहां पे सबका इक्वल ट्रीटमेंट हो, रेंडरिंग टू एवरी सिटीजन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी ऑफ द भारत रिपब्लिक। तो आप मुझे बताना आपको कितना आज की क्लास से समझ में आया, कुछ और इंप्रूवमेंट करने की मुझे जरूरत है, कुछ और एग्जांपल्स देने की जरूरत है। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आप मुझे बोलोगे आई विल डेफिनेटली इंप्रूव, ठीक है। इंसान हूं मैं, गलतियां करने की स्कोप रहती है, बट फिर भी अगर आपको लगता है कोई इंप्रूवमेंट करने की मुझे जरूरत है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और समझ में कितना आया कितना नहीं आया प्लीज प्लीज मुझे जरूर बताना। सो थैंक यू एवरीवन, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग।